आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं चैप्टर 12। चैप्टर 12 रिलेट करता है मॉनेटरी पॉलिसी से। ये बैंकिंग सिस्टम के जरिए से, बैंकिंग सिस्टम से रिलेट करता है। इस चैप्टर में वो आपको हमारी कंट्री का जो बैंकिंग सिस्टम है उससे थोड़ा फेमिलियर करवा रहा है कि कितनी तरह के बैंक्स होते हैं और उनमें ख़ास तौर पे जो सेंट्रल बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इसका क्या रोल होता है इकोनॉमी में। ये हमारा फोकस है इस चैप्टर का। आज के लेक्चर में हमने 3 कंसेप्ट स्टडी करने हैं। एक सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शन, फिर टाइप्स ऑफ बैंक, बैंक की कितने टाइप्स हैं, उसके बाद इंटरेस्ट रेट। जाहिर है बैंकिंग सिस्टम और इंटरेस्ट रेट ये इंटेग्रल पार्ट है एक दूसरे का, तो इसलिए इसके साथ इंटरेस्ट रेट को भी डिस्कस करेंगे हम आज के लेक्चर में। सबसे पहले टाइप्स ऑफ बैंक। किसी भी मुल्क में 2 बड़ी टाइप्स ऑफ बैंक्स होते हैं, 2 बड़े टाइप। एक उस मुल्क का सेंट्रल बैंक या जिसे स्टेट बैंक भी कहते हैं वो, और दूसरा होता है कमर्शियल बैंक। दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये कि कमर्शियल बैंक प्रॉफिट पर्पस के लिए काम करते हैं, जबकि सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम नहीं करता। ये क्रिएट किया जाता है मुल्क में मॉनेटरी सिस्टम, मॉनेटरी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जो हम मॉनेटरी पॉलिसीज के जरिए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं, तो सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक का काम होता है कि कंट्री में मैक्रो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करें। ठीक है। डायरेक्ट सेंट्रल बैंक कंज्यूमर के साथ डीलिंग नहीं करता। ठीक है। कमर्शियल बैंक कंज्यूमर के साथ डीलिंग करते हैं। जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो लोगों से पैसे एक्सेप्ट करते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं अपने पास, और उन्हें बदले में अगर वो सेविंग अकाउंट है तो कुछ इंटरेस्ट देंगे। और जिन लोगों को जरूरत होती है वो बैंक से आके लोन लेते हैं और बैंक को वो इंटरेस्ट पे करते हैं। यानी कमर्शियल बैंक जो है वो लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट भी करता है और आगे लोन भी देता है, और दोनों में इंटरेस्ट होता है। जिन लोगों से पैसे रिसीव करता है उनको इंटरेस्ट पे करता है, और जिन लोगों को पैसे देता है उनसे इंटरेस्ट रिसीव करता है। जो इन दोनों इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है वो उसका प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो कमर्शियल बैंक तो डीलिंग करते हैं इंडिविजुअल्स के साथ, पब्लिक के साथ। स्टेट बैंक डील नहीं करता। कमर्शियल बैंक किसी भी मुल्क में बहुत से हो सकते हैं। जैसे कौन कौन से कमर्शियल बैंक है पाकिस्तान में? HBL, MCB, UBL, मिजान बैंक, फैसल बैंक और बहुत से ऐसे बैंक। लेकिन सेंट्रल बैंक पाकिस्तान में एक ही है, वो कौन है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। तो हमें पहले उसने टाइप्स बताई, एक सेंट्रल बैंक, फिर कमर्शियल बैंक, और फिर कुछ दूसरे स्पेशलाइज्ड किस्म के बैंक होते हैं जो किसी खास पर्पस के लिए बनाए जाते हैं या किसी खास एरिया में काम करते हैं। वो स्पेशलाइज्ड बैंक होते हैं, स्पेशलाइज्ड नेचर के, वो अदर बैंक्स हैं। उनको भी हम डिस्कस करेंगे कि ये कौन है। सबसे पहले सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो रिस्पॉन्सिबल है ओवरऑल मॉनेटरी पॉलिसी। याद रखें, मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करना कमर्शियल बैंक्स का काम नहीं है। ये सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है कि हमने मॉनेटरी पॉलिसी क्या इंप्लीमेंट करना है। आप अक्सर अखबारों में पढ़ते होंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद 0.5% से बढ़ा दी या कम कर दी, तो वो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा होता है। ये सेंट्रल बैंक प्रॉफिट पर्पस के लिए काम नहीं करता, अवाम के साथ डायरेक्ट डीलिंग नहीं करता। ठीक है। आप अगर फैसल बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए जाए, मिजान बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए जाए, आपका अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में किसी इंडिविजुअल का अकाउंट नहीं होगा, ओपन नहीं करते, डायरेक्ट डीलिंग नहीं करते। तो फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या है?
वो फंक्शन हमें बता रहा है। सबसे पहला, सोल सप्लायर ऑफ करेंसी, क्या मतलब? पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के पास अथॉरिटी है करेंसी नोट प्रिंट करने की, और वो कौन है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट, बैंकर टू गवर्नमेंट। बैंकर टू इंडिविजुअल नहीं है, लेकिन बैंकर टू गवर्नमेंट भी है, बैंकर टू बैंक्स भी है। ये बैंक्स का बैंक है, यानी इसमें आम इंडिविजुअल जो हैं उनके अकाउंट्स तो नहीं है, लेकिन एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी अकाउंट ओपन किया हुआ है और दूसरे बैंक्स का भी। भाई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का क्यों अकाउंट ओपन किया है? इंटरनेशनल जो पेमेंट्स करनी है या रिसीट्स होंगी वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो मिलती हैं तो किस अकाउंट में आती है, क्रेडिट होती हैं? वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ मेंटेन किया होता है। अगर आईएमएफ कोई हमें लोन देगा, उसकी कोई इंस्टॉलमेंट आएगी, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट है उसमें क्रेडिट होगी। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट को डिफरेंट पॉलिसी मेकिंग्स पे एडवाइस भी देता है, मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से या दूसरे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके हवाले से। जो फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज हैं उनके ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट को एडवाइस देता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसे बैंकर टू गवर्नमेंट कहा जाता है। एक तो अकाउंट ओपन होता है और दूसरा गाइडेंस प्रोवाइड करता है डिफरेंट इश्यूज के ऊपर गवर्नमेंट को। बैंकर टू दी बैंक्स, बैंकों का बैंकर इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस तरह हम आम अकाउंट बैंक के साथ अकाउंट मेंटेन करके उसमें पैसे जमा करवाते हैं और पैसे निकलवाते हैं, उसी तरह कमर्शियल बैंक्स ने अपना अपना अकाउंट स्टेट बैंक के साथ मेंटेन किया होता है। वो उसमें पैसे जमा भी करवाते हैं, निकलवाते भी हैं। खास तौर पे जब क्लियरिंग के चेक्स आते हैं, क्लियरिंग का प्रोसेस पता है आपको क्या होता है? फर्ज कीजिए मैंने फैसल बैंक, कॉलेज में काम करता हूँ, कॉलेज का बैंक अकाउंट है एमसीबी में, मेरा बैंक अकाउंट है यूबीएल में। कॉलेज मुझे चेक देगा, किस बैंक का होगा? एमसीबी का। मैं ले जाऊंगा यूबीएल में, मेरे पास पहली ऑप्शन तो यह है मैं एमसीबी जाऊं, वहां से पैसे लेके आऊं, फिर अपने यूबीएल वाले अकाउंट में जमा करवाऊं। ये तो बहुत मुश्किल है, रिस्क भी है पैसे लाने ले जाने में। दूसरी ऑप्शन क्या है? ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि मैं डायरेक्ट यूबीएल में जाके एमसीबी का चेक प्रेजेंट करूं और यूबीएल वाले कहें सर आप बेफिक्र होकर घर जाएं, हम खुद एमसीबी वालों से पैसे कलेक्ट करके आपके अकाउंट में डाल देंगे। इसे कहते हैं क्लियरिंग प्रोसेस। ये क्लियरिंग प्रोसेस होता है स्टेट बैंक के थ्रू। डेली बेसिस पे दोनों, हर बैंक का रिप्रेजेंटेटिव स्टेट बैंक के पास जाता है। स्टेट बैंक के पास सारे बैंक से अकाउंट होते हैं, वो देख लेता है कि एक बैंक के पास कितने चेक्स हैं दूसरे बैंक के, वो चेक्स एक दूसरे से क्लियर करवा के अकाउंटिंग की डेबिट क्रेडिट अकाउंट में एक बैंक के अकाउंट से पैसे निकलवा के दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ये होता है क्लियरिंग का प्रोसेस। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अगर दरमियान में ना होता तो फिर हमारे चेक क्लियर होने में बड़ा टाइम लग जाता। ठीक है, इसीलिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक फंक्शन क्या है? क्लियरिंग एजेंट है ये बैंक्स का, बैंकर्स के लिए। क्लियरिंग एजेंट वाली बात समझ आ गई? अच्छा, हम डिस्कशन कर रहे थे बैंकर टू द बैंक। ये दूसरे बैंक्स का बैंकर क्यों कहा जाता है? इसलिए कि एक तो ये अकाउंट ओपन करता है डीलिंग्स के लिए, दूसरा उनको एडवाइस करता है डिफरेंट इश्यूज के ऊपर। ठीक, तो मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने में भी ये रेगुलेटर है। बैंक्स को भी एडवाइस, खास तौर पे जब कोई बैंक डूबने के करीब हो, जब कोई बैंक डूबने के करीब हो तो ये उम्मीद की आखिरी किरण होता है। ये क्या होता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? उम्मीद की आखिरी किरण की इंग्लिश क्या है? उसमें किरण नहीं आएगी, हाँ मैं द लास्ट किरण है, लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, उम्मीद की आखिरी, इसका तर्जुमा मेरा ख्याल है यही बनता है, लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, उम्मीद की आखिरी किरण। भाई किस वक्त? जब कोई भी कमर्शियल बैंक डूबने के करीब हो। क्यों? स्टेट बैंक क्या कर सकता है इस सिलसिले में? स्टेट बैंक नंबर 1 उसको पैसों की जरूरत है, लोन प्रोवाइड कर सकता है। जिस तरह आम कमर्शियल बैंक हमें लोन देते हैं, स्टेट बैंक कमर्शियल बैंक को लोन दे सकता है। प्लस स्टेट बैंक उसकी मैनेजमेंट में, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज में, पॉलिसीज मेकिंग में उसको मशवरा देता है, गाइड करता है कि उसे किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। ठीक है, अपनी पोजीशन को इंप्रूव करने के लिए। तो ये लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। एक्सचेंज रेट कंट्रोल,
क्या इकोनॉमी में जो डॉलर का रेट फ्लक्चुएट कर रहा है इसमें स्टेट बैंक का कोई रोल हो सकता है? रोल हो सकता। जिस तरह स्टेट बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, कैसे कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय और सेल करके, जिसे हमने नाम दिया था ओपन मार्केट ऑपरेशंस का। जी मेरे भाई, ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या थे? ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब है सेंट्रल बैंक मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय या सेल करे। ये थे ओपन मार्केट ऑपरेशन। किस लिए किए जाते थे? मनी सप्लाई के लिए। एक्सचेंज रेट के लिए क्या स्टेट बैंक कोई काम कर सकता है? बिल्कुल। क्या बाय एंड सेल कर सकता है, लेकिन किस चीज को? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को नहीं, फॉरेन करेंसी को। शाबाश। जब स्टेट बैंक फॉरेन करेंसी को बाय या सेल करेगा, क्या मार्केट में फॉरेन करेंसी की डिमांड या सप्लाई इफेक्ट होगी? तो जब डिमांड या सप्लाई इफेक्ट होगी फॉरेन करेंसी की, तो एक्सचेंज रेट भी फ्लक्चुएट करेगा। ये हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे, प्रोबेबली चैप्टर 14 है जो एक्सचेंज रेट से रिलेट करता है, तो उस चैप्टर में हम इस कंसेप्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल कर सकता है? थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, ये इकोनॉमी में जितना क्रेडिट क्रिएट होता है, जितना उधार दिया जाता है, उसको कंट्रोल करता है। क्रेडिट मींस यहां पे लोन। कैसे कंट्रोल करता है? रिजर्व रिक्वायरमेंट्स के जरिए से, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट वगैरह के। फिर एस्टेब्लिशेस स्पेशलाइज्ड बैंक। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान स्पेशलाइज्ड किस्म के बैंक जो है इनको एस्टेब्लिश करता है, उनको रजिस्टर करता है। ये बैंक असल में बैंक बनाने वाले कोई और होते हैं, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन के लिए, इजाजत के लिए स्टेट बैंक के पास आते हैं। तो स्टेट बैंक इनको परमिशन देता है, इनको रजिस्टर करता है और इनकी मॉनिटरिंग करता है। स्पेशलाइज्ड बैंक। तो लास्ट फंक्शन स्टेट बैंक का क्या है? स्टैब्लिश करता है स्पेशलाइज्ड बैंक। फंक्शंस क्लियर हो गए? चलिए, सबसे मुश्किल फंक्शन कौन सा लगा आपको? कोई भी नहीं, सारे सिंपल थे। ये लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या है? हाँ, और एक्सचेंज रेट कंट्रोल कैसे करता है? स्टेट बैंक गवर्नमेंट को क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है? उनका अकाउंट मेंटेन हो रहा होता है और डिफरेंट जो फाइनेंशियल पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। करेक्ट। आगे चलते, कमर्शियल बैंक क्या करता है? वे कमर्शियल बैंक के दो ही काम है, बड़े काम दो, वैसे तो और भी बहुत से काम करता है। हज के लिए एप्लीकेशन भी रिसीव करता है, लोगों के बिजली के बिल जो है वो भी जमा करता है, और भी बड़े काम करता है। लेकिन मेजर फंक्शन कमर्शियल बैंक के क्या है? पहला फंक्शन, जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसे हैं उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, और जिन लोगों को पैसों की जरूरत है उनको लोन देना। ये दो फंक्शन है, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, एडवांस मनी। अब जिन लोगों से पैसे एक्सेप्ट करता है, उनको वो इन रिटर्न इंटरेस्ट देता है, और आगे जिन लोगों को एडवांस देता है उनसे इंटरेस्ट रिसीव करता है। अब वो डेफिनेटली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लोगों को देता है वो कम होता है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लोगों से रिसीव करता है वो ज्यादा होता है। जो डिफरेंस होता है ये कहलाता है उसका मार्जिन। अगर 9% पे लोन दे रहा है 7% डिपॉजिट होल्डर को, और 9% रिसीव करता है जिन लोगों ने लोन लिया हो, तो उसका अपना नेट मार्जिन कितना होगा? 9 - 7 2%। ये है कमर्शियल बैंक्स। हाँ, कमर्शियल बैंक एक और कहा जाता है ये क्रेडिट क्रिएट करता है। क्रेडिट में उधार देता है लोगों को। कैसे क्रेडिट क्रिएट करता है? क्या क्रेडिट मीन्स उधार, लोन। जब इसके पास 100 रुपया आएगा, ये उसमें से कुछ अमाउंट रिजर्व रख के जब लोगों को आगे लोन देगा, तो इसका लोगों को लोन देना ये कहलाता है क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या है? चलो, अच्छा, अब इकोनॉमी में आपको पता है सारी की सारी ट्रांजैक्शन पैसों के अगेंस्ट में नहीं होती।
कुछ ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग चैनल के थ्रू होती हैं। 1 रुपया एक जगह से दूसरी जगह नहीं हिलता और लाखों करोड़ों की पेमेंट्स हो जाती हैं। ये किस वजह से होती है? बैंकिंग चैनल के थ्रू, क्रेडिट क्रिएशंस के थ्रू। ठीक है, कमर्शियल बैंक नोट नहीं छाप सकते नए, ठीक है, लेकिन वो ट्रांजैक्शंस के लिए लोगों को क्रेडिट मुहैया कर सकते हैं उधार। तो ये फंक्शंस हैं कमर्शियल बैंक के। क्लियर हो गए? ये क्रेडिट क्रिएशन के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको थोड़ा सा ये मुश्किल लग रहा होगा कंसेप्ट, ये हमने डिटेल में स्टडी करना है नेक्स्ट चैप्टर में, क्रेडिट। अब चलते हैं अदर बैंक्स की तरफ। एक तो हो गए हमारे मेन बैंक, दो ही है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या सेंट्रल बैंक, और दूसरा कमर्शियल बैंक। अब आते हैं अदर बैंक्स जो कि स्पेशलाइज्ड किस्म के बैंक्स हैं, किसी स्पेसिफिक फंक्शन या एरिया के लिए बनाए जाते हैं। सबसे पहले अदर बैंक्स में नाम आता है रिटेल बैंक का, फिर स्पेशलाइज्ड बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड, इन सब में कॉमन चीज क्या है? बैंक्स है और लोगों को पैसे प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं जरूरत के वक्त। लेकिन याद रखें इन सब में ये बैंक्स हैं, लोगों को जरूरत के वक्त फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क भी है। फर्क देखते हैं क्या है। रिटेल बैंक्स, ये किसको कहते हैं? रिटेल बैंक ऐसे बैंक को कहते हैं जो कि लार्ज बिजनेस और कॉरपोरेशंस को डील करता है, लार्ज बिजनेस और कॉरपोरेशंस को डील करता है। फॉर एग्जांपल, वैसे अब करंट प्रैक्टिस ये है कि ये अलहदा से बैंक नहीं होते, एक टिपिकल बैंक ही अपनी कोई एक ब्रांच बना देगा जो सिर्फ बड़े कस्टमर्स को डील करेगी, ठीक है, वो एक वीआईपी किस्म की ब्रांच बन जाती है, ठीक है। बैंक अलहदा से कोई ऐसा नहीं नॉर्मली होता, लेकिन यहां पे चूंकि उसने कंसेप्ट दिया हुआ रिटेल बैंक, ऐसा बैंक जो कि लार्ज स्केल बिजनेस और कस्टमर्स को डील करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल उनको मॉर्गेज सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, पर्सनल लोन की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, अकाउंट्स ओपन करेगा, चेकिंग अकाउंट्स, उनके करंट अकाउंट्स ओपन करेगा। फर्ज कीजिए मैं इंडिविजुअल अगर किसी बैंक के पास जाता हूं और उससे कहता हूं मेरा अकाउंट ओपन कर दें, या मुझे उधार चाहिए, मॉर्गेज का मतलब होता है उधार लेना, मुझे उधार चाहिए, आप मुझे उधार दीजिए, तो ये हमारा रिटेल बैंक नहीं होगा क्योंकि इंडिविजुअल से डील कर रहा है। रिटेल बैंक कहेगा सर, अगर वो रिटेल बैंक होता वो कहता है सर मैं आपको डील नहीं करता, हाँ मुझे ये बताइए आप किस कंपनी में काम करते हैं, मैं उसे अपने कंपनी का नाम बताता, वो हमारी कंपनी के डायरेक्टर से मिलता और उन्हें कहता सर हम एक ग्रुप पॉलिसी आपके साथ बना लेते हैं बैठ के कि अगर आप हमसे हमारे साथ एग्रीमेंट करें कि अपने जितने भी एम्प्लॉयज हैं सबके अकाउंट हमारे बैंक में ओपन करेंगे, तो हम आपके सारे एम्प्लॉयज को ये फैसिलिटी देंगे कि वो एडवांस में हमसे 3 महीने की सैलरी ले सकते हैं लोन के तौर पे, अकाउंट भी ओपन हो गया, और अगर जरूरत हो तो वो हमसे मॉर्गेज अपना प्रॉपर्टी वगैरह गिरवी रखवा के उस पर भी लोन दे सकते हैं। लेकिन ये ऑफर 1 to 1 इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल नहीं है, या तो पूरी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज के लिए या किसी के लिए भी नहीं, ठीक है, ये ग्रुप पॉलिसी है। तो रिटेल बैंक्स का तरीकाकार ये होता है, वो इंडिविजुअल्स को डील नहीं करते हैं, काम उसी तरह का करेंगे, मॉर्गेज लोन देंगे, अकाउंट्स ओपन करेंगे, लेकिन किस लेवल पे? लार्ज स्केल बिजनेस पे। रिटेल बैंक क्लियर हो गया। स्पेशलाइज्ड बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो इकोनॉमी के किसी स्पेसिफिक सेक्शन के लिए क्रिएट किए जाते हैं। जैसे पाकिस्तान में हमारे जो ज़राई सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर है, इसको प्रमोट करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड बैंक हाँ जी बनाया गया है जिसे कहते हैं ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ADBP। अब वो क्या करता है, उसके पास कोई भी लोन लेने के लिए जाएगा वो उससे लोन दे देगा क्या? नहीं, वो सिर्फ किस सेक्टर को लोन देगा? किसानों को लोन देगा। किस मकसद के लिए? भाई उन्होंने कोई एग्रीकल्चर लैंड परचेज करनी है, उसके लिए उन्होंने फसलें बोने के लिए ये सीड्स वगैरह परचेज करनी है, उसके लिए, इनपुट्स के लिए, ठीक है, लोन देगा। लेकिन वो फोकस सिर्फ उसका कौन सा सेक्टर? एग्रीकल्चर सेक्टर। इसी तरह इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए भी बैंक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो ये वो बैंक होते हैं जो स्पेसिफिक सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए बनाए जाते हैं। स्पेशलाइज्ड बैंक का कंसेप्ट क्लियर हो गया, रिटेल बैंक भी क्लियर हो गया,
रिटेल बैंक सर्विसेज भी क्लियर हो गई, सर्विसेज तकरीबन वही है, फर्क लार्ज सेक्टर का है। स्पेशलाइज्ड बैंक स्पेसिफिक सेक्टर के ऊपर फोकस कर रहा होता है। इन्वेस्टमेंट बैंक, ये ऐसा बैंक है जो कि लोगों का अकाउंट ओपन नहीं करता। फर्ज कीजिए आपके पास एक आइडिया है किसी भी बिजनेस का, कि आप कोई ऐसा फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर जो है वो बनाएंगे जो कि बहुत सक्सेसफुल होगा फॉर एग्जांपल, लेकिन आपके पास उसको बनाने के लिए अभी आइडिया आपके जहन में है, उसके ऊपर मजीद काम करने के लिए फाइनल स्टेजेस में लाने के लिए पैसों की जरूरत है, एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत है, कुछ आपको कंप्यूटर वगैरह परचेज करने पड़ेंगे, लेकिन पैसे नहीं है आपके पास। क्या करें? बिजनेस आइडिया है, पैसे नहीं है। इन्वेस्टमेंट बैंक इसका आंसर देते हैं, वो कहते हैं आप हमारे पास आए। इन्वेस्टमेंट बैंक लोगों से पैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक टिपिकल कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट कर लेता है। इन्वेस्टमेंट बैंक कहते हैं हम आपके बिजनेस आइडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी आइडिया, मेहनत, मैनेजमेंट आपकी होगी, पैसा हमारा होगा। हाँ, लेकिन जाहिर है पैसा इन्वेस्ट करने से पहले उनको कन्विंस करना पड़ता है कि हमारी आइडिया में इतनी जान है कि हम ये सक्सेसफुल होगा, फेल नहीं होता, पैसा जाया नहीं होता। क्योंकि बैंक को ये भी खतरा तो होता है कि नया आइडिया है, कहीं फजूल सा हुआ तो पैसे जाया हो जाएंगे। तो इसीलिए बैंक को अगर आप कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट बैंक ऐसे बैंक्स हैं जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। और इसमें ये जो हमारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं ये पैसे के साथ साथ सम टाइम एडवाइस भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत से बिजनेस प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको चला रहे होते हैं, तो इन्हें अंदाजा होता है मार्केट का। नए बंदे को मार्केट का अंदाजा नहीं है, तो ये पैसा इन्वेस्ट करने के साथ साथ गाइडेंस भी इन्वेस्टर को प्रोवाइड करते हैं। यह है इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक क्लियर हो गया? ये कैपिटल भी प्रोवाइड करते हैं, एडवाइस भी प्रोवाइड करते हैं, अंडर राइटिंग भी। अंडर राइटिंग थोड़ा सा आपके लिए एडवांस टर्म है, वो आप बिजनेस लॉ में जाके सीखेंगे अंडर राइटिंग क्या है। अंडर राइटिंग का मतलब है कि किसी भी नई कंपनी ने जब लोगों से पैसे इकट्ठे करने होते हैं तो बहुत सी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं जो कंपनीज एक्ट, हमारा मुल्क का कानून कहता है कि आपने पूरी करनी है। ये इन्वेस्टमेंट बैंक उन लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करने में हेल्प करता है। उन लीगल फॉर्मेलिटीज में एक अंडर राइटिंग भी है। भैया ये क्या कर रहे हैं यार, आप लोग बाबा डिस्टर्ब करें ना, ऐसे करें। अब थोड़ा सा साइड पे हो जाए मेरे भाई, साइड पे हो जाए जी। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक कौन से बैंक्स होते हैं? ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बैंक है और जो के काम करते हैं अपने मेंबर्स के लिए। ये बैंक या कोऑपरेटिव यूनियन भी कहते हैं। इनकी नेचर समझिए जरा, कोऑपरेटिव बैंक है। मुझे नहीं पता वैसे ये बात सही है या गलत है या किस हद तक सही है। मेरे वालिद साहब बताया करते थे कि वो जिस इलाके में रहते थे वहाँ पे शेख बरादरी होती थी और उन ज़्यादातर लोग जो है वो शेख बरादरी के थे, और उनमें एक ख़ास बात थी कि मार्केट में ज़्यादातर दुकानें, लोकल मार्केट में ज़्यादातर बिजनेस उन लोगों का था। वो करते क्या थे कि उनमें जो थोड़े मालदार अमीर लोग होते थे वो अपने कुछ ना कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करते थे। एक समझ लीजिए पूल बना लेते थे फंड का, कि जो अमीर लोग हैं 4, 5, 6, 7, वो सारे के सारे, किसी ने 1 लाख डाल दिया, किसी ने 2 लाख, किसी ने 3 लाख पैसे इकट्ठे कर दिए। फिर उनमें से जो कोई नया बंदा आता था, उनमें से जैसे फॉर एग्जांपल कोई यंग पर्सन है, क्वालिफाइड है, वो बिजनेस शुरू करना चाहता है, वो उसको सपोर्ट करते थे और कहते थे आपको बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख रुपया फॉर एग्जांपल चाहिए, हम 10 लाख रुपया आपको देते हैं, आप इससे दुकान खोले, बिजनेस शुरू करें। शर्त क्या है? जब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे और अपना सेटअप चला लेंगे, उसके बाद आप भी फर्दर फिर इस पूल में कंट्रीब्यूट करेंगे। अब वो बंदा एग्री कर जाता था। इस तरीके से ये आइडिया बहुत अच्छा है। प्रमोट मतलब नया पर्सन जो है जिसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं है, उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इसको कहते हैं कोऑपरेटिव। कोऑपरेशन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। इसी आइडिया को सामने रख के कोऑपरेटिव बैंक का कंसेप्ट समझ में आया, जहन में आया, ये इंप्लीमेंट किया गया। ये नॉर्मली किसी सोसाइटी, किसी एक जगह पे, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कहें जी ये DHA में जितने भी रेजिडेंट्स हैं वो सारे मिलके पूलिंग कर लें, पैसा इसमें इन्वेस्ट करें, जिसको ज़रूरत पड़ेगी हम उसको उधार दे देंगे, बाद में हमें रीपे कर देगा।
लेकिन शर्त क्या है कि सिर्फ जो डीएचए के रेजिडेंट्स हैं उनको ही फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये कंसेप्ट कौन सा होगा? कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक में दो खास बातें हैं। एक खास बात ये कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रॉफिट पर्पस के लिए काम नहीं करते। बाकी बैंक्स नॉर्मली प्रॉफिट पर्पस के लिए काम करते हैं। इसका मकसद सिर्फ उस ग्रुप को फैसिलिटेट करना है जिसके लिए ये क्रिएट किया गया है, और इसका जो बेनिफिशियरी है वो सिर्फ और सिर्फ इसके मेंबर्स होंगे। मेंबर्स के अलावा कोई बंदा इसका बेनिफिशियरी नहीं हो सकता। कोऑपरेटिव बैंक क्लियर। फिर लास्ट में आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है? नाम से जाहिर है म्यूचुअल बहुत से लोग मिलके फंड क्रिएट करते हैं, लेकिन इस म्यूचुअल फंड का मकसद कोऑपरेटिव बैंक की तरह कुछ लोगों को सर्व करना, फैसिलिटेट करना नहीं है, बल्कि म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव है स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना। म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना हुआ आपने, जिसमें डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स होते हैं और उन शेयर की प्राइस डेली बेस पे अप डाउन होती है। तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं जो स्टॉक मार्केट में डील करते हैं, जब शेयर की प्राइस कम होती है शेयर्स को खरीदते हैं, और जब प्राइस ज्यादा होती है उसको बेच देते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें याद रखिए इंडिविजुअल, आपने ये भी देखा होगा कि जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं वो अक्सर नुकसान उठाते हैं। उसकी रीजन ये होती है, एक तो जो ऐसे शेयर्स होते हैं ना जिन्हें अच्छा प्रॉफिट देना हो, वो छोटे मोटे शेयर्स नहीं होते, वो काफी महंगे होते हैं, और इंडिविजुअल्स के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो बल्क क्वांटिटी में महंगे शेयर खरीद सके। और दूसरी बात यह कि नॉर्मल इंडिविजुअल जब शेयर खरीदते हैं तो उनके पास स्पेशलाइज्ड स्किल भी नहीं होते, उन्होंने कोई इतने एनालिसिस भी नहीं किए होते। वो सिर्फ ये देखते हैं भाई 3-4 दिनों से किसी शेयर की प्राइस बढ़ रही है तो इसका मतलब है अगले दिन भी बढ़ेगी, पिछले 3-4 दिन से शेयर की प्राइस कम हो रही है, आइंदा भी कम होगी। हालांकि नेक्स्ट डे में प्राइस क्या होगी ये पास्ट ट्रेंड पे बेस नहीं कर रहा होता, ये और बहुत से फैक्टर्स पे बेस कर रहा होता है, जो कि एक्सपर्ट बंदा जो स्पेशलिस्ट है उसका तो एनालिसिस कर सकता है, आम बंदा एनालिसिस नहीं कर सकता। इसीलिए इंडिविजुअल जो है वो अक्सर नुकसान उठाते हैं। तो इंडिविजुअल्स को फैसिलिटेट करने के लिए एक कंसेप्ट बनाया गया म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड एक ऐसी कंपनी है बैंक की तरह जो इंडिविजुअल से पैसे, सिस्टम और से समझिएगा, इंडिविजुअल से पैसे इकट्ठे करती है। वो 100, 200, 300, 500 जिसने जितना भी इन्वेस्ट करना है वो इन्वेस्ट कर देते हैं, हर एक का हिसाब लिखते हैं कि किसने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। अब इंडिविजुअल ने थाउजेंड्स ऑफ रुपीस दिए अपनी तरफ से, लेकिन इसके पास मिलियंस बन गए क्योंकि बहुत से इंडिविजुअल थे। अब ये कंपनी को मैनेज करने के लिए एक स्पेशलिस्ट बंदा होता है, या एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। वो स्पेशलिस्ट इस कंपनी को मैनेज करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज का एनालिसिस करते हैं, और जिस शेयर में उन्हें लगे कि ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है उस शेयर को बाय करते हैं। और ये किसी एक कंपनी के शेयर्स को बाय नहीं करते। इंडिविजुअल होता तो उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते, वो एक ही कंपनी के शेयर्स बाय करता है, वो कंपनी डूबी, इसकी सारी इन्वेस्टमेंट डूब गई। म्यूचुअल फंड नॉर्मली एक से ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, इसे हम कहते हैं टेक्निकली डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब डिफरेंट शेयर डिफरेंट सिक्योरिटीज को खरीदते हैं, एक शेयर एक सिक्योरिटी को नहीं खरीदते, डिफरेंट सिक्योरिटीज को खरीदते हैं। इससे फायदा क्या होता है, अगर किसी एक दो कंपनी के शेयर की प्राइस कम भी हो जाए तो भी बाकी कंपनीज की शेयर की प्राइस ज्यादा होती है, नेट रिजल्ट पॉजिटिव आता है। आपने वो इंग्लिश का मुहावरा सुना होगा कि ऑल द एग्स शुड नॉट बी इन वन बास्केट। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आपने जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है सारी की सारी इन्वेस्टमेंट किसी एक कंपनी में नहीं कर देनी चाहिए, वरना वो कंपनी डूबी आपकी सारी इन्वेस्टमेंट डूबी। हो कहता है एक से ज्यादा। तो म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फायदा क्या है? 3 फायदे इसके सबसे बड़े हैं म्यूचुअल फंड के। म्यूचुअल फंड ना होता तो इंडिविजुअल जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना उनके लिए मुश्किल हो जाता, तो म्यूचुअल फंड ने इंडिविजुअल्स के लिए स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना आसान कर दिया। दूसरा फायदा, म्यूचुअल फंड में स्पेशलिस्ट काम कर रहे होते हैं तो वो बेहतर डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं इंडिविजुअल की निस्बत। और तीसरा फायदा, चूंकि बहुत से लोगों का पैसा एक उसमें इकट्ठा होता है तो डाइवर्सिफिकेशन की जा सकती है म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के थ्रू, वरना इंडिविजुअल बंदा डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर सकता।
नॉर्मली उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि एक से ज्यादा कंपनीज के शेयर खरीदे। यह है म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट। ईयर एंड पे या पीरियड 6 मंथ 3 मंथ्स के बाद म्यूचुअल फंड एनालिसिस करते हैं कि हमने कितने शेयर्स खरीदे, कितने बेचे, प्रॉफिट कितना हुआ। उस प्रॉफिट को फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। और अगर डिस्ट्रीब्यूट ना भी किया जाए तो उस प्रॉफिट, चूंकि वो कंपनी के एसेट्स में ऐड हो चुका है, तो जो शेयर की कीमत होती है, म्यूचुअल फंड कंपनी के शेयर्स की कीमत, वो बढ़ जाती है। उसको कहते हैं नेट एसेट वैल्यू, ठीक है, नेट एसेट वैल्यू। म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट क्लियर हुआ? बहुत से लोगों का पैसा इकट्ठा करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं, जो प्रॉफिट होता है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट ना करें तो उसके शेयर, क्योंकि कंपनी के पास पड़ा हुआ प्रॉफिट, उसके शेयर की प्राइस बढ़ जाती है। और जो म्यूचुअल फंड के शेयर की प्राइस होती है वो क्या होती है बोला? नेट एसेट वैल्यू कहते हैं उसको, ठीक है। वो नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट करने का एक तरीका हमारे सिलेबस में नहीं है जी। टाइप्स ऑफ बैंक क्लियर हुआ? ये थ्योरेटिकली कंसेप्ट था, इसलिए शायद थोड़ा सा आपको लगा हो कि बोरिंग सा है, लेकिन बहरहाल सिलेबस में चीजें हैं जो हमारी टेक्निकल भी हैं और थ्योरेटिकली भी हैं, वो भी हमने करनी है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है बहुत सी सिक्योरिटी। जब बहुत सी सिक्योरिटीज इकट्ठी हो जाती है, ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज, इसे कहते हैं पोर्टफोलियो, ठीक है, पोर्टफोलियो। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, इंडिविजुअल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। नेक्स्ट स्टडी करते हैं हम आज के लेक्चर का आखिरी कंसेप्ट, इंटरेस्ट रेट एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। इंटरेस्ट रेट क्या है, इसके डिटर्मिनेंट क्या है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या, ये इसमें थोड़ा सा एक दो टेक्निकल कंसेप्ट्स हैं, अटेंटिव होकर सुनिएगा। कहते हैं इंटरेस्ट है प्राइस ऑफ बोरोइंग। जब आप उधार लेते हैं तो बदले में क्या चीज देते हैं, वो उसका इंटरेस्ट रेट है। एक्स्ट्रा पैसे जो आप पे करते हैं, जब किसी से उधार लेते हैं तो एक्स्ट्रा पैसे जो पे करते हैं वो इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कहता है हमेशा एक परसेंटेज की शक्ल में बताया जाता है, 6%, 7%, 10%, अमाउंट में नहीं शो किया जाता। जब कभी आप बैंक से एग्रीमेंट अगर करें तो बैंक ये नहीं कहेगा मैं हर महीने आपसे 1 लाख रुपया इंटरेस्ट लूंगा। बैंक कहेगा मैं हर महीने आपसे 10% पर एनम के लिहाज से इंटरेस्ट रिकवर करूंगा। तो इंटरेस्ट नॉर्मली परसेंटेज में होता है, सॉरी, इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में होता है और नॉर्मली पर एनम में प्रेजेंट किया जाता है। इसको परसेंटेज पर एनम है। और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी हो तो परसेंटेज किससे मल्टीप्लाई की जाती है? प्रिंसिपल अमाउंट से। नेक्स्ट टाइप्स के इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट की 2 टाइप्स हैं, एक नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, दूसरा रियल इंटरेस्ट रेट। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कौन सा होता है? जो कि बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। और रियल इंटरेस्ट रेट, मुझे बताइए, अगर हम बैंक के, फर्ज कीजिए मैं बैंक के पास जाता हूं और लोन लेता हूं, बैंक ने 16% पर एनम पे मुझे लोन दिया, मार्केट में इन्फ्लेशन रेट है 10%, बताइए रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%, ठीक है जी। तो ये बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन नॉमिनल, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। अब बैंक की अगर कैलकुलेशन कर रहे हो, बैंक कहेगा 16% इससे मुझे आएगा साल बाद, लेकिन 10% रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, तो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ बैंक का? 6%। कहते हैं इंटरेस्ट रेट के डिटर्मिनेंट्स कितने हैं, कौन से फैक्टर हैं जो इंटरेस्ट रेट को इफेक्ट करते हैं? सबसे पहले डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। आपको मैंने डिमांड ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी का कर्व डायग्राम सिखाई है, बताइए कभी? हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम ड्रा कर रहा हूं, जरा अटेंटिव होकर देखिएगा इसमें क्या चीज अनयूजुअल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहां पे क्वांटिटी ऑफ मनी। ये है मनी डिमांडेड कर्व। कहां बढ़ा था, किस कंसेप्ट में बढ़ा था मनी डिमांडेड कर्व? किसमें? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल में नहीं पढ़ा था मेरा लगा। ये मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कर्व में नहीं है, वो कंसेप्ट याद आया? ये मनी डिमांडेड,
ये है मनी सप्लाई। बताइए इसमें अनयूजुअल चीज क्या है? मनी सप्लाई का ये क्यों रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंडिपेंडेंट है? रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें कम है या ज्यादा है, सप्लाई ऑफ मनी चेंज नहीं हो रही, क्यों? इसलिए कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक। मनी सप्लाई को कौन कंट्रोल करता है? और सेंट्रल बैंक जब ये डिसाइड करता है कि मैंने सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज करनी है डिक्रीज करनी है, वो इंटरेस्ट रेट को सामने रख के फैसला नहीं करता, वो मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को सामने रख के फैसला करता है। अब यहां से बताइए ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या डिमांड फॉर मनी इफेक्ट करेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट को? मनी डिमांडेड इंक्रीज हो जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? और मनी डिमांडेड डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाएगा। तो इंटरेस्ट के डिटर्मिनेंट में सबसे पहला पॉइंट कौन सा? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। दूसरा इन्फ्लेशन रेट, क्या कह रहा है? रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ेगा। जाहिर है बैंक ये थोड़ी करेगा कि मार्केट में 12% इन्फ्लेशन रेट है तो मैं 8% पे लोन दे दूं, खुद क्या कमाएगा? 4% लॉस, वो 16% पे देगा। इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, इन्फ्लेशन रेट कम, इंटरेस्ट रेट भी कम। मॉनेटरी पॉलिसीज, क्या मॉनेटरी पॉलिसीज इंटरेस्ट रेट को इफेक्ट करती हैं? कैसे? अगर हमने सप्लाई ऑफ मनी बढ़ानी है मॉनेटरी पॉलिसी में, तो फिर इंटरेस्ट रेट को क्या करना पड़ेगा? बैंक, सेंट्रल बैंक को मनी सप्लाई बढ़ानी है, इंटरेस्ट रेट को कम करना पड़ेगा। और मनी सप्लाई कम करनी है तो क्या मॉनेटरी पॉलिसी ने इन्फ्लुएंस किया रेट ऑफ इंटरेस्ट को? यस। बैलेंस ऑफ पेमेंट, जी मेरे भाई, फिस्कल बजट और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या फर्क है बता सकते हैं? फिस्कल बजट है रिकॉर्ड गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का। बैलेंस ऑफ पेमेंट है कि पाकिस्तान का बाहर की दुनिया के साथ क्या लेन और देन है, रिसीट्स एंड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इसमें गवर्नमेंट की भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट शामिल होगी, प्राइवेट सेक्टर की भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट शामिल होगी। फिस्कल बजट में सिर्फ गवर्नमेंट का रिकॉर्ड होता है। फिस्कल बजट सारा विद इन दी कंट्री डील कर रहा होता है कि किधर से पैसे आएंगे किधर लगाने हैं। और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये ओवरऑल इंपोर्ट एक्सपोर्ट, पाकिस्तान का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या ट्रांजैक्शंस है उनका रिकॉर्ड है। अब जरा सोचिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे इफेक्ट करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को। पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अगर जब मैं ये कहता हूं पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स है, इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है। अच्छा, जब इंपोर्ट करते हैं पैसा मुल्क से बाहर जाता है कि आता है? कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूं मैं आपके नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयार कर रहा हूं, सोच के जवाब दीजिएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड, एग्रीड? एक्सपोर्ट करेंगे पैसा मुल्क में आएगा, इंपोर्ट करेंगे पैसा मुल्क से बाहर जाएगा। अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स है, पैसा बाहर जा रहा है, गवर्नमेंट ये चाहेगी कि पाकिस्तान से बाहर से पैसा आए? बताइए गवर्नमेंट को पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए कि कम करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। बढ़ाएंगे तो दुबई में जो इन्वेस्टर बैठा हुआ है अपना पैसा पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में लाएगा, वो कहेगा पाकिस्तान में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, यहां से मैं ज्यादा इंटरेस्ट कमाऊंगा। ठीक है? और अगर फर्ज कीजिए हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है, पैसे निकलवा के बांग्लादेश में डाल देते हैं। ये आपको पता है वो इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट क्या होगा इकोनॉमी पे? उस कंसेप्ट में पढ़ा था ये चीज कि कैपिटल फ्लो जो है वो क्या होगा, इंटरनेशनल कैपिटल का फ्लो कैसे होगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर अपना कैपिटल हमारे कंट्री में फ्लो करवाता है, इंटरेस्ट रेट कम होता है यहां से निकलवा लेता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट करता है इंटरेस्ट रेट को, कैसे? क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट कह रहा है अदर फैक्टर्स भी हैं। ये 4 फैक्टर्स हैं जो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट को इफेक्ट करते हैं। ये अदर फैक्टर्स है, जब इंडिविजुअल बैंक से लोन लेने के लिए जाएगा ना तो वो किसी बैंक इन भाईजान को वो लोन हो सकता है 5% पे दे, आपको 6% पे, उनको 7% पे। ये फर्क कैसे होता है? ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ लोन, किस किस्म का लोन ले रहे हैं, ड्यूरेशन 1 साल के लिए ले रहे हैं 5 साल के लिए ले रहे हैं, टाइप ऑफ सिक्योरिटी, आपकी सिक्योरिटी अच्छी है कि नहीं, रिस्क,
यानी अगर किसी जगह बैंक को लगेगा कि रिस्क ऑफ बैड डेट ज्यादा है, वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई करेगा। अगर लगे कि ये इस बंदे के पास सिक्योरिटी अच्छी है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देगा। ठीक है, टाइप ऑफ लोन, किसी घर बनाने के लिए लोन ले रहे हैं आप, या कि सिर्फ आप सैलरी एडवांस में ले रहे हैं। सैलरी एडवांस में ले रहे हैं तो बैंक को पता है कि इसमें जरा कम रेट ऑफ डिफॉल्ट का चांस है, क्योंकि कंफर्म में अगले महीने सैलरी आई जानी है। तो इन फैक्टर्स को सामने रख के बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करता है। जी क्लियर हो गया ये? अच्छा, लोन का ड्यूरेशन ज्यादा हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है। ठीक है, आप अगर बैंक के पास जाए ना, पैसे जमा करवाने हैं, 1 महीने के लिए करवाएं तो वो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेंगे। अगर वही 5 साल के लिए फिक्स करवाएं, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा ऑफर करता है। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा लोन का ड्यूरेशन होता जाएगा रिस्क बढ़ता जाता है। आप दोस्त को 1 दिन के लिए उधार दें और 5 साल के लिए उधार दें, फर्क है ना। इसी तरह बैंक भी कैलकुलेशन करता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने 3 चीजें सीखी, ज्यादातर थ्योरेटिकली थी, कोई बहुत टेक्निकल कंसेप्ट नहीं था आज के लेक्चर में। हाँ, कल के लेक्चर में होगा जब हम मॉनेटरी पॉलिसीज को डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। आज 3 चीजें हमने डिस्कस की। सबसे पहले हमने देखा सेंट्रल बैंक, फिर इसके बाद कमर्शियल बैंक और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक स्टडी किए, फिर इंटरेस्ट रेट उसके डिटर्मिनेंट। कोई ऐसा कंसेप्ट जो आज के लेक्चर में आपको समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए। 6 वाला कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, के जो स्टेट बैंक है वो इकोनॉमी में क्रेडिट कितना क्रिएट हो रहा है उसको कंट्रोल करता है। क्रेडिट कितना क्रिएट हो रहा है इसका मतलब क्या है कि कमर्शियल बैंक लोगों को कितना उधार दे रहे हैं। स्टेट बैंक कैसे कंट्रोल कर सकता है भला क्रेडिट को? रिजर्व रिक्वायरमेंट के जरिए से भी, इंटरेस्ट रेट के जरिए से भी। ठीक है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। अच्छा, मुझे यह बताइए, इसी कंसेप्ट से लिंक कर रहा हूं, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट इसका मतलब है बैंक लोगों को क्रेडिट देते हैं, लोन देते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बैंक क्रेडिट क्रिएट करते हैं? तो क्रेडिट क्रिएशन यानी लोगों को लोन देना, ये कमर्शियल बैंक का काम है, और उसको कंट्रोल करना स्टेट बैंक का काम है। ये फर्क जहन में रखिएगा। ठीक है, ताकि नेक्स्ट चैप्टर में जब हम इसको डिटेल में डिस्कस करें तो आपको पता हो कि क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या है। कमर्शियल बैंक का दूसरे लोगों को लोन देना। एडवांस मनी का मतलब है लोगों को, ये भी उससे मिलता जुलता ही कंसेप्ट है। एडवांस मनी का मतलब ये है कि हमारे पास 1000 रुपया आया, हमने वो आगे लोन के तौर पे दे दिया, एडवांस मनी। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब है वो 1000 रुपया जो है उसको एक दफा नहीं लोन के तौर पे दिया जाएगा, उस 1000 रुपये से कई हजार का लोन क्रिएट होता है। ये एक तरह से मल्टीप्लायर का कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व होगा क्रेडिट क्रिएशन में। एडवांस मनी, एक्सेप्ट डिपॉजिट का मतलब है 1000 रुपया पकड़ा, स्टेट बैंक ने कहा इसमें 100 रुपये अपने पास रिजर्व रख लो, हमने 900 आगे लोन दे दिया, सेकंड स्टेप एडवांस मनी। अब दूसरा बंदा 900 रुपया लेके क्या करेगा? किसी बैंक में रखवाएगा। वो बैंक के पास जब 900 आया, उसने 10% अपने पास 90 रखा, आगे कितना लोन दिया? 810। अब देखे ओरिजिनली 1000 रुपया है, लेकिन उससे क्रेडिट कितना क्रिएट हुआ? एक बैंक ए ने 900 क्रिएट किया और दूसरा बैंक बी ने 810 क्रिएट किया। तो क्रेडिट क्रिएशन का मतलब है कि उस 1000 रुपये को बार बार लोन के तौर पे यूज कर सकते हैं। ये कंसेप्ट हमने डिस्कस करना डिटेल में आगे। एडवांस मनी का मतलब एक दफा लोन दे दिया, क्रेडिट क्रिएशन का मतलब वो बार बार मल्टीप्लाई होगा। ये कंसेप्ट हमारा मल्टीप्लायर से मिलता जुलता है। मल्टीप्लायर का कंसेप्ट याद है ना? आज के टेस्ट में भी क्वेश्चन थे मल्टीप्लायर के। जी और कोई क्वेश्चन नहीं? जी 4th पॉइंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, ये चीज ध्यान में रखिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट है किसी भी मुल्क के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड। यानी पाकिस्तान से का बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या रिकॉर्ड होगा? पाकिस्तान से बाहर कितने पैसे गए और बाहर के मुल्क से पाकिस्तान कितने आए। अगर बाहर के मुल्क से पैसे पाकिस्तान में कम आ रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट अपना फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगी।
फॉरेन इन्वेस्टर के लिए, ताकि फॉरेन इन्वेस्टर अट्रैक्ट होके पाकिस्तान में पैसे लेके आए। यह है बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर जी। देखिए हाँ, दुबई से अगर वो पैसे पाकिस्तान में लेके आता है तो दुबई की करेंसी के साथ क्या होता है ये हमारे सिलेबस में नहीं, पाकिस्तान की करेंसी के साथ क्या होता है ये हमारे सिलेबस में है। तो बेहतर है कि बी पाकिस्तानी, बाय पाकिस्तानी एंड थिंक अबाउट पाकिस्तान। बस दुबई के साथ क्या होता है हमारे सिलेबस से बाहर। चलिए आज का लेक्चर